हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। ओके, गुड। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम एवं उसके भेद। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि देखो, सर्व मीन्स सबका और नाम मीन्स नाम, यानी कि सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन होगी, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है कि किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम, ठीक है, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार से कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि राम सुंदर लड़का है। अब इसमें राम जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि वह लिखता भी सुंदर है। अब इसमें जो वह आया है, राम के स्थान पर वह आया है ना, तो राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम को हम किन किन नामों से पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे कि हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चलता है, पुरुष यानी कि आदमी। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी मतलब किसी भी स्त्री के या पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, गौर कीजिए बेटा, देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बेटा देखो 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हम इनको 3 प्रकार से जान सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार से जान सकते हैं हम? नंबर 1 है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे देखिए बेटा, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम 2 आपस में बात करेंगे तो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, तो बोलने वाला यानी कि वक्ता, वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मैं वक्ता हूं, मैं वक्ता हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता है, श्रोता में सुनने वाला। ठीक है, श्रोता आप हो तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, और हम अगर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मुझे, हमें, हमारे, हमको, हमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारे, तुमसे, तुमको, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अन्य पुरुष में हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? देखिए, जैसे वह, वे, उनको, उन्होंने, उन्हें इत्यादि। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आई थिंक आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया
होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय यानी कि निश्चित रूप से वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो बेटा, यह मुझे दे दो। यह यानी कि कोई वस्तु है, उसके पास कोई वस्तु है या कोई रखी हुई है आसपास, उसके लिए वो बोल रहा है कि यह यानी कि प्रॉपर वस्तु की तरफ इशारा किया है कि यह मुझे दे दो। निश्चित रूप से उसने कहा है कि यह यानी कि यह वस्तु मुझे दे दो। तुम वहां बैठो, यानी कि वहां कहाँ, उसने किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बताया है कि तुम वहां पे बैठो। ठीक है, तो जहां हम किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। इन दोनों उदाहरणों में बेटा, इन दोनों वाक्यों में जो यह है और वहां है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला पार्ट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चय यानी कि निश्चय का उल्टा, उसमें हमने निश्चित रूप से बताया था और इसमें कुछ निश्चित रूप से नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, दाल में कुछ गिर गया है। अब दाल में हमें ये तो पता है कि गिर गया है कुछ, लेकिन ये नहीं पता कि क्या गिरा है ना, तो अनिश्चय हो गया। अब हम कहें कि दाल में भाई घी डल गया है, पानी डल गया है, मिट्टी डल गई है, तो वो निश्चयवाचक में चला जाएगा क्योंकि हमने निश्चित रूप से बता दिया कि उसमें क्या गिरा है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि दाल में कुछ गिर गया है। अब कुछ का क्या मतलब निकाले, हमें नहीं पता। गिरा तो है लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या गिरा है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अगला उदाहरण लिया कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब किसी ने दरवाजा खटखटाया है में हमें ये तो पता है कि दरवाजा खटखटाया है, लेकिन ये नहीं पता किसने दरवाजे को खटखटाया। यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन है कि किसने दरवाजे को खटखटाया। जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो या हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि दरवाजा किसने खटखटाया, किसी का नाम आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने दरवाजे को खटखटाया है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में कुछ और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम अगले स्लाइड पे आते हैं कि आगे इसका कौन सा पार्ट है, इसके बाद इसका कौन सा भाग आएगा। इसके बाद इसका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बेटा देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है इन सभी का कि प्रश्नवाचक यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम कौन हो, यानी कि हमने प्रश्न किया सामने वाले से, उनके बारे में पूछा है उनसे, है ना। अब आगे है कौन शोर मचा रहा है, यानी कि हमने बच्चों से पूछा कि आप में से
कौन शोर मचा रहा है, यानी कि क्वेश्चन किया हमने उनसे पूछा। जहां पर हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में कौन शब्द प्रश्नवाचक है? और देखो, कौन शब्द एक है, कौन, लेकिन हमने इनको दोनों वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है और दोनों ही वाक्य हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में डाले जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसके बाद हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब पहले के अकॉर्डिंग इसमें भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के साथ कोई संबंध बताया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बनती है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि संबंध, आपस में संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी कि इस वाक्य में जो सर्वनाम है और वही भी सर्वनाम है, यानी कि एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्द आए हैं। पहले वाला सर्वनाम जो है वो दूसरे वाले सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है? कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अब मेहनत करने का संबंध किससे है? सफल होने से। अगर वो मेहनत करेगा तो सफल होगा और मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा, यानी कि आपस में दोनों का प्रॉपर संबंध है। किसके साथ? मेहनत का सफलता के साथ संबंध है। इनमें जो दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वो हैं जो और वही। ठीक है, जो और वही जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इस वाक्य में भी दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। किन किन दो सर्वनाम शब्दों का? जिसकी और उसकी, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकतवर की ही जीत होती है ना। लाठी जिसके पास है, भैंस तो उसी के साथ जाएगी, क्योंकि वो अपनी लाठी के दम पर उस भैंस को अपने साथ ले जाएगा, है ना। तो हम बेटा इसी के माध्यम से ये जानते हैं कि यहाँ पे किसका संबंध किसके साथ बताया है। लाठी का संबंध भैंस के साथ बताया है और दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि पहला सर्वनाम जिसकी का संबंध उसकी से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, वही तथा जिसकी उसकी सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट होता है बेटा इसका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निज मीन्स अपने आप। ठीक है, निज का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। निज का मतलब होता है अपना। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ निजता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपनापन दर्शाते हैं, दिखाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अब मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे? स्वयं का। ठीक है, स्वयं मतलब अपने आप। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैंने अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे।
तो स्वम शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों देखो अगला उदाहरण मैंने क्या लिया है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, अपने आप का। ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि मैंने अपने आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया है, तो अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। बेटा निजवाचक सर्वनाम में जैसे स्वम, अपने आप, खुद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं खाना खुद खा लूंगा, है ना, इसमें मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया, खुद का। खुद मीन्स अपने आप, मैं खाना अपने आप या खुद या स्वयं खा लूंगा। ठीक है, तो देखिए बेटे इन वाक्यों में स्वयं तथा अपने आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आई थिंक बेटा आपको समझ आ गया होगा जो सर्वनाम शब्द हैं हमारे, हम उनको किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।